स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ निशांत। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 12th की चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी वेटेज जाननी बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे सेक्शन वाइज कौन से सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मेंशन किया है। सबसे पहले बच्चों को देख सकते हो कि सेक्शन ए में MCQ जो 1 मार्क का आएगा। देख सकते हो सेक्शन बी में जहां पे 1 मार्क का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो वन लाइनर हम बोलते हैं वो आएगा। और सेक्शन 3 में बच्चों 3 मार्क की 2 क्वेश्चन आएगी, जिन्हें यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है कि 3 मार्क का एक थियरी क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क का क्या आने वाला है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो टोटल 1 + 1 + 3 + 3, तो टोटल बच्चों यहाँ पे वेटेज रहेगी 8 मार्क्स की। कितने मार्क्स की रहेगी? 8। तो टोटल ये चैप्टर का वेटेज कितना हुआ? 8 मार्क्स। और बच्चों कोई भी चैप्टर स्टार्ट करे तो उसका थियरी मैंने जैसे बोला वो समझना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये चैप्टर में हमें पहले समझना है एक डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों इसके लिए एक मजेदार आपके लिए एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स को क्या ये आपको एग्जांपल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या समझ रहे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वापस से रिपीट करो, क्या समझ रहे बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों आपने सबने पुष्पा मूवी देखा, पुष्पा और उसका पार्टनर जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। क्लियर? ये दोनों एक टाइम पे पार्टनर थे, लेकिन स्टोरी में आगे आप देख सकते हो कि कुछ टाइम के बाद कोंडा रेड्डी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ। अब पुष्पा है वो क्या सोचता है कि कोंडा रेड्डी के भाई के साथ मुझे बिजनेस को, फर्म को कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो पुष्पा और कोंडा रेड्डी के भाई बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे, फर्म को क्लोज नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? फर्म को क्लोज नहीं कर रहे। तो ये जो फर्म है वो कंटिन्यू चल रही है डिफरेंट पार्टनर के साथ, तो उसका मतलब ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बच्चों ये होता है कि आप क्या करते हो? फर्म को कंटिन्यू करते हो, फर्म को क्लोज नहीं करते हो। फर्म एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्टनर इच्छा के मुताबिक अपना फर्म चलाए। क्लियर? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो बच्चों? कोई भी पार्टनर अपना बिजनेस क्लोज नहीं करेगा, पार्टनर आएगा नया, पुराना जाएगा और फर्म तो क्या रहने वाला है? कंटिन्यू। लेकिन बच्चों नेक्स्ट आप देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बच्चों क्या होता है? देखो पुष्पा किसकी डेथ हो गई? कोंडा रेड्डी की। बाद में पुष्पा सोचता है उसके भाई के साथ मुझे क्या करना है? बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, ये फर्म क्या करना है? क्लोज। तो उसका मतलब इनका जो चंदन का बिजनेस था वो पूरा फर्म ऑफ ये लोग क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, फर्म को क्लोज कर रहे हैं। तो उसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों ऐसा बोल सकता हो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू रहती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज। तो सिंपल फंडा यहां पे मैंने समझाया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर चेंज हो गए, बिजनेस कंटिन्यू होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी चले जाएंगे और फर्म भी क्या हो जाएगी? बंद। तो ये आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों? ये एग्जांपल समझ सकते हो। क्लियर? अब बच्चों लॉजिकली आपकी बुक में ये पूरा डिफरेंस दिया है जो 3 मार्क आने के चांसेस ज्यादा है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो बच्चों आपको 6 मार्क का क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन 6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक पॉइंट में डिटेल के साथ समझा देता हूँ। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कंटिन्यू रहती है, फर्म कंटिन्यू रहती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका मतलब फर्म क्या हो जाता है? बंद। पहला आप पॉइंट देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब पार्टनरशिप में सर्टेन चेंजेस आए, फर्म बंद नहीं हो रहा है, वापस से क्या हो रही है? रीऑर्गेनाइज। तो यहां पे फर्म कंटिन्यू रहेगा। यहां पे आपने देखा वर्ड लिखा है परमानेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? परमानेंट एंड हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं चलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म क्या रहने वाला है? कंटिन्यू, फर्म चलने वाली है, लेकिन यहां पे एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, फर्म क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। लॉजिकली जो हमने आगे एग्जांपल समझा ऐसा। नेक्स्ट यहां पे बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रहेंगे। लॉजिकली है, फर्म कंटिन्यू है तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज। फर्म बंद हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, क्लोज करो, हिसाब क्लियर करो, जिसको पैसे लेने उससे पैसे लो और जिसको पैसे देने उसको पैसे दो। नेक्स्ट बच्चों देख सकते हो, नो अकाउंट्स आर सेटल। यहाँ पे क्या है? अकाउंट सेटल नहीं करना है ना, क्यों? फर्म तो कंटिन्यू रही है, अकाउंट क्यों सेटल करे? लेकिन जब बंद होने की बात आ रही है, क्या है? फर्म बंद होने की बात आ रही है, तब अकाउंट क्या करने पड़ेंगे बच्चों? सेटल करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये हुआ आपका नेक्स्ट। इट्स वॉलंटरी। ये क्या है? वॉलंटरी। यहां पे नो कोर्ट इंटरफियरेंस, कोर्ट की इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। पार्टनर अपनी इच्छा के मुताबिक एडमिशन ले सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो यहां पे वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, कोर्ट का इंटरफियर जरूरी नहीं है। यहां पे फर्म बंद हो रही है तो हो सकता है चांसेस है कि कोर्ट आपको ऑर्डर दे,
क्या करे, कोर्ट आपको ऑर्डर दे तो कोर्ट का इंटरफेयर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इतना थियरी समझ लिया, जहां पे हमने सबसे पहले क्या समझा बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पुष्पा वाली मूवी का एग्जांपल देख के वहां पे हमने वो समझा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और आपकी बुक में ये जो डिफरेंस है उसको मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जनरली बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो कि इसके लिए जनरली दो मेथड है, जिसमें बोर्ड में पहला मेथड है बच्चों नॉर्मल डिसोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा है विदाउट इंटरफेयर ऑफ कोर्ट। नॉर्मल डिसोल्यूशन में कोर्ट का इंटरफेयर नहीं रहता है, पार्टनर वॉलंटरी अपनी इच्छा के मुताबिक क्या कर सकता है, फर्म को डिसोल्यूट या बंद कर सकता है। तो पहला कौन सा हुआ, नॉर्मल डिसोल्यूशन, ब्रैकेट में विदाउट कोर्ट इंटरफियर। अब बच्चों नेक्स्ट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर से फर्म क्या होगा, बंद। तो अगर ये क्वेश्चन बच्चों एक मार्क में आए कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कितनी मेथड है, दो, तो आप याद कर सकते हो विदाउट कोर्ट और विद कोर्ट, यानी कि एक कोर्ट के ऑर्डर से बंद होगा और दूसरा कोर्ट के ऑर्डर के बिना। तो पहला ये एक मार्क का क्वेश्चन आपका क्या होगा, टैली। अब बच्चों नॉर्मल डिसोल्यूशन है ना, उसमें आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया है, तो एक एक चीज हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। पहले देख सकते हो नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल डिसोल्यूशन में क्या क्या आता है, पहला आप देख सकते हो बाय एग्रीमेंट, यानी कि क्या हुआ, ऑल पार्टनर अग्री टू डिसॉल्व द फर्म। सभी पार्टनर क्या हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं कि भाई अब हमें फर्म क्या करना है, बंद करना है, फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो नॉर्मल डिसोल्यूशन में पहला टॉपिक कौन सा हुआ, बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देख सकते हो डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कई बार ऐसा होता है फॉर बिल्डिंग, अब आपको एक बिल्डिंग बनाना है बच्चों, तो 5 साल लगेगा, 5 साल के लगने के बाद बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्या हो जाता है, फर्म क्लोज होता है। जैसे कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट बंद होने का, अगर वो फर्म में है तो फर्म क्या हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। तो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट के बाद फर्म क्या हो जाता है, क्लोज। तो बच्चों दो हुए, नॉर्मल डिसोल्यूशन में पहला हुआ एग्रीमेंट, दूसरा हुआ बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड देख सकते हो बच्चों डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, 1932 पार्टनरशिप का एक्ट है, अगर उसमें ये दोनों चीज हुई, आप देखो वर्ड पे फोकस करो, तो क्या होगा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। उसमें देखो फर्स्ट फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, और दूसरा है बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इनलीगल। अब इसको डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनो। पहला डिसोल्यूशन एज पर कोर्ट में क्या है, इंसॉल्वेंट, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, जैसे कि विजय माल्या आपको पता है इंसॉल्वेंट हो गया और उसको कहां पे जाना पड़ा, अब्रॉड जाना पड़ा। तो उसका मतलब अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो एक्ट के मुताबिक फर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा कौन सा था, इलीगल। कौन सा था, इलीगल। अगर फर्म ऐसा कोई बिजनेस चला रहा है तो सोसाइटी को और उसके एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अगेंस्ट में चल रहा है, तो फर्म क्या हो जाएगा, बंद। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा आपके बोर्ड में 3 हमने समझे, पहला एग्रीमेंट, दूसरा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड हमने पढ़ा एज पर एक्ट। एज पर एक्ट में कौन से, इंसॉल्वेंट और इलीगल। अब बच्चों फोर्थ आया डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग सर्टेन कॉन्टिजेंसी, ऐसी कोई कॉन्टिजेंसी आ गई, वो टाइम पे फर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज। उसमें दो है, पहला देखो बच्चों फिक्स टर्म, कुछ टाइम था कि भाई 5 साल के बाद हम ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, फर्म क्लोज कर देंगे। तो उसका मतलब वहां पे टाइम पीरियड फिक्स होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो सर्टेन टाइम के बाद फर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और उसमें नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम, कुछ एम होते हैं जो फर्म के अचीव हो जाते हैं तो फर्म के पार्टनर ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं, नॉर्मल डिसोल्यूशन, यानी कि विदाउट कोर्ट इंटरफेयर क्या कर लेंगे, फर्म बंद कर लेंगे। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा अभी तक हमने क्या क्या किया, नॉर्मल डिसोल्यूशन में पहला टॉपिक एग्रीमेंट किया, फिर एज पर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एज पर एक्ट में हमने इंसॉल्वेंट और इलीगल किया, फिर सर्टेन कॉन्टिजेंसी, कुछ कॉन्टिजेंसी के बाद फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व, उसमें हमने फिक्स टर्म किया, और कौन सा किया, स्पेसिफिक एम। लास्ट है बच्चों डिसोल्यूशन बाय नोटिस। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर फर्म से खुश नहीं है तो दूसरे पार्टनर को नोटिस दे देता है कि भाई मुझे ये फर्म चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम लोगों को नोटिस देता हूं। तो बच्चों जिस दिन नोटिस में डेट लिखा है कि ये डेट से मैं चाह रहा हूं कि फर्म बंद हो जाए, तो वो डेट पे फर्म क्या हो जाएगी, क्लोज। अगर डेट मेंशन नहीं की है तो जिस दिन पे उन्होंने नोटिस किया है, फॉर एग्जांपल 4 मार्च को जो नोटिस किया है, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, फर्म उनका बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद। तो बच्चों ऐसा बोल सकता हूं डिसोल्यूशन बाय नोटिस में एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस देंगे, नोटिस में जो डेट मेंशन की वो डेट, लेकिन डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन नोटिस किया वो टाइम पे क्या हो जाएगा, फर्म क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों नॉर्मल डिसोल्यूशन में क्या किया, एक बार वापस एक क्विक रिवीजन करें। पहला एग्रीमेंट के पार्टनर एग्री हो जाए, फर्म बंद हो जाए। दूसरा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 एज पर एक्ट। एक्ट में बच्चों ऐसा बोल सकता हूं इंसॉल्वेंट और इलीगल। फोर्थ कई बार ऐसा होता है कि सर्टेन कॉन्टिजेंसी, उसमें
टर्म टाइम खत्म हो जाए बंद कर दो, और स्पेसिफिक एमर्जेंसी हो जाए तो बंद कर दो। और लास्ट में आप देख सकते हो फिफ्थ टॉपिक, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस दे। तो ये हुआ बच्चों आपका नॉर्मल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो मेथड है वो डिसोल्यूशन बाय कोड। डिसोल्यूशन बाय कोड का मतलब क्या हुआ, कोर्ट कई बार सर्टेन रीजन की वजह से फर्म को ऑर्डर देता है कि आप क्या कर दो, फर्म बंद कर दो। तो बच्चों हमें समझना है ऐसे कौन से रीजन है जहां पे कोर्ट किसको ऑर्डर देगा, फर्म को क्या कर दो, फर्म बंद कर दो। तो बच्चों एक एक रीजन को पहले समझते हैं। पहला रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अनसाउंड माइंड। कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड है, मेंटली काम नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट फर्म को ऑर्डर दे देगी, फर्म क्या कर दो, बंद। तो पहला रीजन कौन सा हुआ, अनसाउंड माइंड। नंबर 2, परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। कोई पार्टनर है, ठीक है, वो फिजिकली काम नहीं कर पा रहा है और इनकेपेबल है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो कोर्ट फर्म को ऑर्डर देगा, फर्म क्या कर दो, बंद। तो बच्चों कौन से दो हुए, पहला अनसाउंड माइंड और दूसरा हुआ परमानेंटली इनकेपेबल परफॉर्म हिज ड्यूटी। नंबर 3 बच्चों देख सकते हो, व्हेन पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। कोई पार्टनर है वो चीटिंग कर रहा है, मिसकंडक्ट का मतलब चीटिंग कर रहा है, किसके साथ, फर्म के साथ। तो कोर्ट फर्म को ऑर्डर दे देगा कि आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, फर्म क्या कर दो, बंद कर दो। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 3 रीजन हुए, पहला अनसाउंड माइंड, नंबर 2 परमानेंटली इनकेपेबल, काम करने के लिए कोई पार्टनर कैपेबल नहीं है, और थर्ड मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर चीटिंग कर रहा है, किसके साथ, फर्म के साथ, कोर्ट क्या कर देगा, बंद करने का ऑर्डर देगा। फोर्थ बच्चों विलफुली यानी कि जानबूझ के, पर्सनली, कंटिन्यूस, ब्रीच का मतलब तोड़ना, यानी कि कोई पार्टनर जानबूझ के कंटिन्यूस फर्म की एग्रीमेंट, फर्म की कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तो कोर्ट बोलेगा कि आप जो पार्टनरशिप एक्ट ने रूल बनाए वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी फर्म क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बच्चों फिफ्थ देख सकते हो, ट्रांसफर हिज होल इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। यानी कि एक पार्टनर है वो अपना पूरा हिस्सा थर्ड पार्टी को पार्टनर की कंसेंट के बिना, उसकी मींस एग्रीमेंट के बिना किसको दे रहा है, थर्ड पार्टी को दे रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि आपका एक पार्टनर आपके साथ क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, आप क्या कर दो, फर्म बंद कर दो। कई बार फॉर एग्जांपल ABC है, उसमें C पार्टनर अपना प्रॉफिट, अपना रिजर्व एक्सेट्रा वो कोई थर्ड पार्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ A एंड B किसको ट्रांसफर कर रहा है, थर्ड पार्टी को, तो कोर्ट क्या कह सकता है, ऑर्डर दे सकता है। नंबर 6 बच्चों देख सकते हो, फर्म कंटिन्यूस इनकर लॉसेस एंड अनेबल टू रन बिजनेस ड्यू टू लॉसेस। फर्म कंटिन्यू क्या कर रही है, लॉस कर रही है। अब लॉजिकली लॉस कर रही है तो लॉजिकली ऐसा हुआ कि फर्म का चालू रखने का कोई अब क्या है, रीजन नहीं है। अब लॉस की वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट किसको ऑर्डर देगा, फर्म को, क्या फर्म क्या कर दो, बंद। और लास्ट बच्चों आप देख सकते हो, व्हेन कोर्ट फाइंड एनी अदर ग्राउंड टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि कई बार जस्ट और इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि कोर्ट को ऐसा लगे कि फर्म बंद करने का जेन्युइन रीजन है, ये फर्म अब बंद होनी चाहिए, इसके पास, कोर्ट के पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तब जाके कोर्ट किसको ऑर्डर दे देगा, फर्म को, क्या फर्म क्या कर दो, बंद। तो बच्चों मैं ऐसा समरी बना सकता हूं, पहला रीजन अनसाउंड माइंड, दूसरा फिजिकली कैपेबल नहीं है पार्टनर, नंबर 3 पार्टनर कोई चीटिंग कर रहा है फर्म के साथ, नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, नंबर 5 अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को अदर पार्टनर की कंसेंट के बिना ट्रांसफर कर रहा है, नंबर 6 कंटिन्यूस फर्म लॉस कर रही है, और 7 कोर्ट को कोई जेन्युइन रीजन लग रहा है फर्म बंद करने का, तब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होगा। तो बच्चों ये 1 to 7 पॉइंट याद कर लो, आपका 3 मार्क का थियरी क्या हो जाएगा, डन। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके रिलेटेड आपके एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है। बच्चों बोर्ड पे आप देख सकते हो, लीगल एंड अदर प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आज फर्म बंद हो रही है तो फर्म अपने अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकती है, कुछ लीगल प्रोविजन है, कुछ एक्ट है, 1932 एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। तो लॉजिकली ये लीगल प्रोविजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बच्चों हमें समझना है। आज लीगल प्रोविजन में पहले बच्चा हम समझ रहे लॉस ऑफ फर्म। उसका मतलब क्या हुआ पता है, कोई फर्म है वो लॉस में चल रही है, अब बच्चों लॉस है तो लॉजिकली रिकवर करने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब मेरी फर्म है, मैं लॉस में चल रही है, अब मुझे लॉस को रिकवर करना है तो मैं मेरी अकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूं, एक्ट में जो मेंशन किया है ना वहां से पैसा ला सकता हूं। तो वो ये चीज हमें यहाँ पे बच्चों समझनी है। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फर्म, एक फर्म है वो लॉस में चल रही है, तो पहला फॉर एग्जांपल आप बोर्ड पे देखो, पहली चीज आप देखो लॉस, अज्यूम करो कि मेरा छोटा सा फर्म है और मुझे 10,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ बच्चों, 10। तो उसका पहला पैसा मैं ला सकता हूं कहां से, प्रॉफिट से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रॉफिट 3,000 की, पास्ट ईयर की प्रॉफिट 3,000 की पड़ी है, तो पहला पैसा मैं कहां से ला सकता हूं, प्रॉफिट। अब मुझे 10 में से 3 का रिकवरी हो गया बच्चों, अब कितने का रिकवरी करना है, 7। दूसरा रिकवरी मैं कर सकता हूं कैपिटल से,
कैपिटल में मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, ये तीनों का मिला के कैपिटल 5000 ही हो रहा है। तो पहला पैसा मैं प्रॉफिट से ला सकता हूं, दूसरा पैसा कैपिटल से ला सकता हूं। 10,000 चाहिए थे मुझे लॉस के लिए, 3,000 प्रॉफिट ने दिए और 5,000 किसने दिए बच्चों, कैपिटल ने। अब कितने चाहिए मुझे और 2,000 पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लाना पड़ेगा। आप नीचे एक लाइन पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। ये 2,000 वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कौन से रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब वो अपने घर से कुछ पैसा लाके ये फर्म का लॉस क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो ऐसा बोल सकते हो बच्चों, कोई भी फर्म लॉस में चले तो आपको कहां से पैसे लाने, पहला प्रॉफिट से पैसा लाना है, दूसरा कहां से लाना है, कैपिटल से लाना है, और थर्ड हर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर से पर्सनल एसेट से क्या ला सकता है, पैसा ला सकता है। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब मैं इजी तरीके से समझा दूं तो आपको समझ में आया। बच्चों मेरा फर्म बंद हो रहा है, मैंने एसेट सोल्ड किए और पैसे कमाए, बहुत सारे लोगों को मुझे पैसे चुकाने, क्रेडिटर है, लेंडर है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है। कई बार कस्टमर को मैंने नुकसान किया था तो वो कोर्ट में क्लेम करते, उनको भी पैसे देने पड़ते। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब बच्चों एक बात आप सोचो, कोई बोल रहा है कि मुझे पहले पेमेंट दो, कोई बोल रहा है मुझे पेमेंट दो, कोई बोल रहा है मुझे पेमेंट दो। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। 1932 एक्ट में सभी चीज को मेंशन किया गया है कि सबसे पहले इनको पेमेंट होगी, फिर इनको होगी, फिर इनको होगी, फिर इनको होगी और फिर इनको होगी। तो बच्चों हम ये जो एसेट सोल्ड करके पैसे कमाते हैं उसमें इन ऑर्डर टू पे लाइव एंड एक्सपेंस कौन कौन से ऑर्डर में हमें सबसे पहले पेमेंट करनी है। तो बच्चों आप देखो, मैंने एसेट सोल्ड किया, पैसा आया, तो सबसे पहले मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करूंगा। क्या करूंगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ है। बच्चों आपकी फर्म बंद हो रही है तो लॉजिकली आपको लीगल प्रोसीजर, ऑक्शन और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, सीए रखना पड़ता है और सीए भी क्या लेगा, आपसे फी लेगा। तो लॉजिकली कोर्ट यानी कि 1932 एक ऐसा बोलता है कि आप जो पैसे कमा रहे हो ना उसमें सबसे पहले किसको पे कर दो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वालों को पे कर दो। नंबर 2 थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मैं शॉर्ट में बोलता हूं थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जितनी भी थर्ड पार्टी है आपकी बिजनेस की उन सबको पेमेंट कर दो। तो ये नंबर 2 हो गए, पहला एक्सपेंस पे कर दिया डिसोल्यूशन के, दूसरा थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी थी वो हमने पे कर दी। नंबर 3 बच्चों देख सकते हो लोन ऑफ पार्टनर। अगर कई बार पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कोर्ट ऐसा बोलता है, पार्टनरशिप ऐसा बोलता है कि आप वो पार्टनर को लोन का पैसा चुका दो। तो पहला किसको हमने पे किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। नंबर 2 किसको पे किया हमने, लॉजिकली थर्ड पार्टी की लायबिलिटी। और थर्ड जिन पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उनको मैंने क्या कर दिया, पैसा चुका दिया बच्चों। फोर्थ कैपिटल एंड करंट बैलेंस, यानी कि आप अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते तो बैलेंस सीधी आता है। तो जो फर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स पार्टनर, फर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स पार्टनर, वो सभी लायबिलिटीज को क्या कर दो, पे कर दो। यानी कि हर पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे और देखेंगे कि भाई मुझे फर्म से कितना लेना है, बी को कितना लेना है, सी को कितना लेना है, और वो सबका टोटल करके उन सबको पे करो। और इसके बाद और पैसे बचे तो हर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में क्या ले जाएगा, घर पे पैसा ले जाएगा। तो यहाँ पे एक लिखा है सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये असेट से सब एक्सपेंस पे करने के बाद कोई और प्रॉफिट बचता है तो दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर पे क्या ले जाएगा, पैसा ले जाएगा। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, असेट सोल्ड किया, पैसा आया, तो सबसे मैं पहले किसको पे करूंगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। नंबर 2 थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को पे करूंगा। नंबर 3 पार्टनर की लोन को पे करूंगा। फोर्थ पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में फर्म का जितना लायबिलिटी है टुवर्ड्स पार्टनर वो सब पे कर दूंगा। और फोर्थ अगर वो उसके बाद भी पैसा बचा तो पार्टनर अपने घर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पैसे ले जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फर्म। तो बच्चों हमारा पूरा थियरी यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। थैंक यू सो मच। डिसोल्यूशन में हमने थियरी समझा था और बच्चों आज हम समझने वाले पूरी इसकी जनरल इंटरेस्ट। बच्चों मैं बिट मार के बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो इसके रिलेटेड जितनी भी जनरल इंटरेस्ट है वो आपको रट्टा नहीं मारने पड़ेगी, कंसेप्ट के साथ बच्चों आपको क्या है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। डिसोल्यूशन में जनरली 4 अकाउंट बनाया जाता है। पहला है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिसोल्यूशन में फर्म बंद होती है तो क्या करना पड़ता है, असेट सोल्ड करना पड़ता है। असेट सोल्ड करके फर्म के पास पैसा आएंगे और पैसे से क्या फर्म करेगी, लायबिलिटीज पे करेगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पैसे आए और पैसे गए तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्टनर लोन अकाउंट। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है या फर्म को लोन दिया है तो उसका भी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। थर्ड अकाउंट बनेगा बच्चों जो हमारा बाय डिफॉल्ट है पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट।
जहां पे ईच एंड एवरी पार्टनर की लायबिलिटीज या फिर ईच एंड एवरी पार्टनर को असेट्स, यानी कि पार्टनर के लिए पैसे आने हैं कि देने हैं, उसका भी हिसाब कहां पे करेंगे हम, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में। और लास्ट बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक में बच्चों कि फर्म के पास कितनी कैश है और कितनी गई, उसका पूरा अकाउंट कहां पे टैली होगा, कैश और बैंक में। कई सारे बच्चे मुझे जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों सर यहाँ पे क्यों बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है। मैं ऐसा बता सकता हूँ बच्चों, डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो लॉजिकली बैलेंस शीट कभी रहेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा। एडमिशन रिटायरमेंट में आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे फर्म कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे फर्म बंद हो रहा है तो लॉजिकली बच्चों कहीं पे यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगा नहीं। कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चों हम आते हैं जनरल एंट्रीज पे। कई सारे बच्चे जनरल एंट्रीज का नाम सुन के डर जाते हैं कि सर जनरल एंट्रीज हमें याद नहीं रहती है, बहुत डिफिकल्ट लग रही है। बच्चों 13 एंट्री हमें टोटल करनी है। कितनी एंट्री करनी है, टोटल 13। अब 13 एंट्री को समझाने के लिए अलग अलग ट्रिक है। आज बच्चों पहले मैं आपकी पहली 4 एंट्री ट्राई करता हूं। पहला है असेट्स क्लोज, नंबर 2 है असेट रियलाइज, नंबर 3 है लायबिलिटीज क्लोज और नंबर 4 है लायबिलिटीज पेड। अब बच्चों आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, क्रॉस रूल्स। कौन सा रूल्स, क्रॉस। आप यहां पे देख सकते हो क्वेश्चंस में ऊपर लिखा है जनरल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। हम पहली एंट्री कौन सी करने वाले हैं, ये करने वाले असेट्स क्लोज। आराम से शांत मन से सोचो, असेट्स को क्लोज करना है। बच्चों मैं से बता सकता हूं फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट से असेट क्लोज करके हमें कहां पे लाना है, रियलाइजेशन में लाना है। कहां पे लाना है, रियलाइजेशन। इसको बोलते हैं असेट क्लोज। आप यहां पे आराम से देखो एक चीज, यहां पे असेट्स कौन सी साइड है, लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा मेरी राइट साइड है। मेरी कौन सी साइड है, राइट। ये आपको कौन से अकाउंट में ले जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। रियलाइजेशन में कौन सी साइड, डेबिट साइड। कौन से साइड ले जाना है, डेबिट साइड। तो आराम से सोचिए कि मेरी असेट कौन सी साइड है, राइट। मुझे रियलाइजेशन में लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि रियलाइजेशन की डेबिट साइड ले जाना है। अब बच्चों एक मैं इजी तरीका दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं जितनी भी एंट्री कराने वाला हूं ना, वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। रियलाइजेशन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा एक अकाउंट कंफर्म। कौन सा, रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। अब आप यहां पे देखिए, ये रियलाइजेशन की कौन सी साइड गया, डेबिट। तो आप नीचे एंट्री में देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू असेट्स, टू असेट्स, क्योंकि असेट क्या हो रही है, क्लोज। तो सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि फर्म को असेट्स क्लोज करनी है, क्या करनी है, असेट्स क्लोज, तो असेट बैलेंस शीट में कौन सी साइड आता है, राइट। तो लॉजिकली रियलाइजेशन में कौन सी साइड, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब डेबिट, तो रियलाइजेशन डेबिट टू असेट्स। तो बच्चों ये हुई कौन सी, असेट्स क्लोज की डेफिनेशन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, अब हो रहा है असेट क्लोज किया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। बच्चों फिर क्या होता है, हम असेट को सोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, सोल्ड। अगर आप बिजनेस में कोई भी असेट को सोल्ड करते हैं तो आपके बिजनेस में क्या आता है, मैंने कोई चीज सोल्ड की तो बिजनेस में मेरे पास क्या आने वाला है बच्चों, कैश आने वाला है। क्या आने वाला है, कैश। मैं सब बताऊं, 11th स्टैंडर्ड में आपने एक रूल पढ़ा है, कैश कम देन डेबिट, कैश गोज आउट देन क्रेडिट। ये रूल आपको बताए। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। मैं सब बोलूंगा कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, तो आप समझ सकते हो कैश अकाउंट डेबिट। सामने एक अकाउंट तो कंफर्म ही है, कौन सा, रियलाइजेशन, जो मैंने शॉर्टकट बता दिया है कि 1 से 13 एंट्री में 2-3 एंट्री को छोड़ के बाकी सारे एंट्रीज में रियलाइजेशन क्या होने वाला है, डेबिट या तो क्रेडिट। यहां पे क्या होगा, क्रेडिट। तो बच्चों हमने कितनी एंट्री की, 2 एंट्री। कितनी एंट्री की, 2। एक असेट्स क्लोज की। क्लोज का मतलब वापस से बता रहा हूं, बैलेंस शीट में असेट्स में से कौन सी साइड गया, रियलाइजेशन की, डेबिट। तो रियलाइजेशन डेबिट टू असेट्स। नंबर 2 क्या था, असेट सोल्ड। सोल्ड गया तो बिजनेस में क्या आया बच्चों, कैश आया। कैश आया तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बच्चों 2 एंट्री हो गई। थर्ड हमारी एंट्री है जिसका नाम है लायबिलिटीज क्लोज। अब आप अपने दिमाग से सोचो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी मेरी कौन सी साइड आती है, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड आती है, लेफ्ट। मुझे रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाना है, क्रेडिट। तो लॉजिकली रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। आप यहां पे देख सकते हो रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट। लॉजिकली हम क्या क्लोज कर रहे हैं, लायबिलिटी। तो लॉजिकली लायबिलिटी सामने क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ऐसा बता सकता हूं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सिंपल, रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाएंगे, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट, तो सामने लायबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, डेबिट। तो ऐसा बता सकता हूं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बच्चों कितनी एंट्री हुई अभी तक, 3 एंट्री। कितनी हुई, 3। नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लायबिलिटीज पेड। बच्चों मैंने मेरे क्रेडिटर को पैसे दिए, मैंने बिल्स पेबल के पैसे दिए, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, एक्सेट्रा। तो ये सब मेरी लायबिलिटी हुई। तो बिजनेस में अगर आप लायबिलिटी पेड करते हो तो आपकी जेब से क्या जाता है,
मैं ऐसा बोलूंगा मेरी जेब से कैश गोज आउट, पैसे जाते हैं। जब पैसे जाते हैं तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। क्लियर। तो ऐसा बोलूंगा कि मेरे बिजनेस में से लाइब्रेरी में पे कर रहा हूं तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। आप यहां पे देखो कैश क्रेडिट है, क्या है, कैश क्रेडिट। सामने एक अकाउंट तो कंफर्म ही है, कौन सी अकाउंट है, रियलाइजेशन। तो ऐसा बोलूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बच्चों अभी तक मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैंने टोटल कितनी एंट्री कराई, 4 एंट्री कराई। कौन कौन सी, असेट क्लोज, नेक्स्ट हमने किया असेट सोल्ड, फिर लायबिलिटी क्लोज और फिर लायबिलिटी पेड। तो अभी तक हमारी बच्चों कितनी एंट्री हुई, 4 एंट्री हुई। कितनी एंट्री हुई, 4। नेक्स्ट जाते हैं रिजर्व। मैं ऐसा बोलूंगा रिजर्व, कई सारे बच्चे को रिजर्व में प्रॉब्लम होती है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजर्व को सॉल्व करने के लिए क्या इजी तरीका है। पहले आप आराम से सोचें, रिजर्व है वो एक टाइप का सेविंग हुआ, फर्म बंद हो रही है तो अभी तक फर्म की जितनी भी सेविंग है, सेविंग का मतलब रिजर्व है, वो कौन ले जाएगा, पार्टनर ले जाएगा। कौन ले जाएगा, पार्टनर। क्लियर। तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व लायबिलिटी साइड होते हैं जो पार्टनर की एक्चुअल सेविंग होती है, और कुछ रिजर्व असेट साइड होते हैं जो पार्टनर के लिए घाटा होता है। क्या होता है, घाटा, जो इनको फ्यूचर में कहीं ना कहीं क्या होता है, नुकसान करवाता है। तो मैं ऐसा बताऊंगा कई बार रिजर्व 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रिजर्व जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नेगेटिव रिजर्व जो जनरली पार्टनर को क्या करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है। मैं ऐसा बोलूंगा कहीं रिजर्व लायबिलिटी साइड दिए होंगे, कहीं रिजर्व कहां पे दिए होंगे, असेट साइड। अब ध्यान से सुनो, पहले याद कर लो बच्चों कि रिजर्व किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर के बीच में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर। मैं समझूंगा ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व दिया है, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ये पार्टनर में कौन से साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्रेडिट साइड। यहां पे लेफ्ट दिया है तो पार्टनर में कौन से साइड आएगा, राइट। सिंपल तरीका वापस से बता रहा हूं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व आएंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड जाएंगे, क्रेडिट। अगर पार्टनर्स पे क्रेडिट साइड जाएंगे तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। आप नीचे देख सकते हो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, और जितने भी रिजर्व है यहां पे लिखे हैं वो सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट। फॉर एग्जांपल यहां पे जनरल रिजर्व दिया है तो पार्टनर अकाउंट में कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री ऐसा करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो वो आपको क्या है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉजिकली जो जो रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड आते हैं वो पार्टनर को मिलने वाली है, वो पार्टनर के लिए इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, सामने सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल। अब रिजर्व के नाम आप देख सकते हो, एक जनरल रिजर्व है, नंबर 2 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, पीएनएल क्रेडिट, यानी कि ये पॉजिटिव रिजर्व हुआ जो फर्म को पैसे मिलने वाले हैं। फिर हुआ आपके सामने दिया है रिजर्व, यानी कि कोई भी रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी रिजर्व हो सकता है। वो सारे रिजर्व कौन से हुए, पॉजिटिव, जो पार्टनर को क्या है, मिलते हैं एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये हुई कौन सी, पॉजिटिव रिजर्व की एंट्री, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट नेगेटिव रिजर्व। बच्चों नेगेटिव रिजर्व कहां पे आता है, असेट साइड, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डिबेंचर डिस्काउंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस और पीएनएल डेबिट, ये चारों नेगेटिव रिजर्व के नाम है। तो वापस से बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डिबेंचर डिस्काउंट्स या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस और पीएनएल डेबिट। डेबिट का मतलब नुकसान। अब ये कहां पे देते, असेट साइड। कहां पे देते, असेट्स। वो पार्टनर कैपिटल में कौन सा साइड आता है, डेबिट साइड आता है। कौन सा साइड, डेबिट। अपने आप सोचो, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड आता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे देख सकते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी रिजर्व दिए वो सारे रिजर्व वहां पे आ जाएंगे। तो ये हुए आपके नेगेटिव रिजर्व के नाम। यानी कि बच्चों ऐसा बता सकते हो कि क्वेश्चन में अगर असेट साइड जो रिजर्व दिए है वो आपको कहां पे ले जाना है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्लियर बच्चों। ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव रिजर्व। तो टोटल बच्चों मैं बता सकता हूं कि मैंने अभी तक कितनी एंट्री कराई, 6। पहले असेट क्लोज, असेट सोल्ड, लायबिलिटीज क्लोज, लायबिलिटीज पेड, पॉजिटिव रिजर्व और नेगेटिव रिजर्व। क्लियर। तो टोटल कितनी एंट्री हुई बच्चों, हमारी 8 एंट्री हुई। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन प्रॉफिट। बहुत इजी है बच्चों, आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है, रियलाइजेशन प्रॉफिट। आप सोचो ये प्रॉफिट है कौन ले जाएगा, पार्टनर ले जाएगा, सीधी बात है। तो पार्टनर की कौन सी साइड जाता है, कौन सी साइड आता है, क्रेडिट। तो लॉजिकली पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सामने एक अकाउंट तो कंफर्म ही है, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा बोलूंगा कि रियलाइजेशन प्रॉफिट है वो पार्टनर को मिलती है तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर की क्रेडिट साइड आएगी, तो सामने रियलाइजेशन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेबिट। ये नहीं पता है तो आपको मैं आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में ले जाता हूं। आप वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, रिवोल्यूशन की प्रॉफिट डेबिट साइड आती थी, जो आप पार्टनर में कौन से साइड ले जाते थे, क्रेडिट।
तो वहां पे आप एंट्री कर देते रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या करते थे? रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे करना है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है, तो इनकम है वो तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सामने रियलाइजेशन क्या होता है? डेबिट। अब बच्चों लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, तो वो आप पार्टनर की डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन। तो लॉजिकली लॉस है तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ, नुकसान हुआ, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो टोटल बच्चों हमारी कितनी एंट्री हुई? 8 एंट्री हुई, जिसमें हमने अभी तक 1 to 8 एंट्री को कंसेप्ट के साथ बच्चों समझ लिया है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पार्टनर टू गो टू सेट 9th नंबर का एंट्री। इसको बच्चों समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक फर्म है, वो बंद हो रही है, फर्म में कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, एक्सेट्रा है। एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो असेट है वो मैं ले जा रहा हूं। आप बताओ बच्चों कि कोई भी पार्टनर है वो बिजनेस में से असेट ले जाता है, तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है। तो ड्राइंग कहां पे आता है? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को फर्म को पैसे देना है, लॉजिकली असेट ले जा रहा है तो फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। तो जनरली कोई पार्टनर बिजनेस में से असेट ले जाता है तो जनरली हम कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इनको किससे पैसे देने हैं? फर्म को। फर्म को मतलब रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों कि कोई पार्टनर बिजनेस में से असेट ले जा रहा है तो उसके लिए ड्राइंग हुई। ड्राइंग जनरली पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड आता है? डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने एक अकाउंट तो कंफर्म है, कौन सा? रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। तो ये एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपको इजी तरीके से याद रखना है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से क्या ले जाए? असेट्स ले जाए। अब उल्टा नेक्स्ट, पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज। पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि एबीसी पार्टनर है, सी थोड़ा फाइनेंशियली कैपेबल है, तो वो फर्म को ऐसा बोल रहा है कि अभी मैं क्रेडिटर पे कर देता हूं, मैं अभी आपको क्या करता हूं? बिल्स पेबल पे कर देता हूं, गवर्नमेंट की जो भी लायबिलिटी वो मैं पे कर देता हूं, इन फ्यूचर आप मुझे पैसा दे देना। तो अभी आप देखो ना, तो फर्म के लिए लायबिलिटी हुआ। क्यों लायबिलिटी क्यों हुआ? कि फर्म को किसको देने हैं? पार्टनर को देने इन फ्यूचर में। अभी कोई भी पार्टनर है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? फर्म के बिहाफ पे। तो लॉजिकली है पार्टनर को फ्यूचर में किससे पैसे लेने पड़ेंगे? फर्म से। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों कि पार्टनर के लिए इनकम हुआ फ्यूचर के लिए, पार्टनर को पैसे लेने फर्म से क्योंकि वो लायबिलिटी पे कर रहा है। तो लॉजिकली पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर की इनकम है। सामने फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों अभी तक हमने कितनी एंट्री की? 10 एंट्री। कितनी की? 10। पहला हमने किया था असेट क्लोज, असेट रियलाइज, फिर लायबिलिटीज क्लोज, लायबिलिटीज पेड, फिर पॉजिटिव रिजर्व, फिर नेगेटिव रिजर्व, फिर हमने पार्टनर टुक ओवर द असेट और पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटी। नेक्स्ट है पार्टनर पेड द लोन। आप सोचो, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप हो पार्टनर और मैं हूं फर्म, मैंने पार्टनर से लोन लिया। क्या लिया? लोन। तो लॉजिकली बच्चों मेरे बिजनेस में लोन लिया तो कैश आएगा। तो जब लोन लिया तब मेरे बिजनेस में कैश आया, तो मैं ऐसा बोलूंगा मैंने एंट्री ऐसा किया होगा कैश अकाउंट डेबिट, ये मेरे लिए लायबिलिटी हुई, तो लॉजिकली टू पार्टनर लोन। तो लॉजिकली है जब मैंने लोन लिया तब एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। अब बच्चों फर्म बंद हो रही है, तो लॉजिकली एज अ फर्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके पैसे चुका दूं। जब मैंने लिया तब कैश अकाउंट डेबिट गया था और टू पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट गया था। अब बच्चों मुझे चुकाना है, पे करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है, नील हो रही है, इसलिए पार्टनर लोन को डेबिट करना पड़ेगा और पेड कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस से कैश जाएगा। क्या जाएगा? कैश। तो एंट्री हो गई पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो वाइफ लोन एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको बच्चों इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ए बी सी है, ये तीनों पार्टनर है। बी की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है तो वो फर्म को लोन देना चाह रहा है। अब बी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, उन्होंने क्या किया पता है? फर्म को लोन दिया ना तो खुद के नाम से नहीं दिया, किसके नाम से दिया? मिसेस बी, यानी कि उनकी वाइफ के नाम से। क्यों? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा है कि बच्चों ये जो बी है और उसकी वाइफ लोन दे रही है तो मिसेस बी की जो लोन है वो थर्ड पार्टी ट्रेड होती है। क्या ट्रेड होती है? थर्ड पार्टी। उसका मतलब ये होता है कि अगर फर्म बंद होती है तो सबसे पहले किसको पैसे मिलते हैं? थर्ड पार्टी, यानी कि पैसे किसको मिलेंगे? मिसेस बी को। तो पहले आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए। अब बच्चों अगर बी के नाम से वो लोन देगा तो उसको पैसे कब मिलेंगे? लास्ट में मिलेंगे, इसलिए उन्होंने किसके नाम से लोन दिया? मिसेस बी के नाम से लोन दिया। पहले ये फंडा क्लियर। अब आगे सोचो, ध्यान से सोचो।
फर्म बंद हो रही है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिसेस बी को पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। तो लॉजिकली पहले मैं समझूंगा थर्ड पार्टी है तो एक लाइबिलिटीज क्लोज करना पड़ता है। लाइबिलिटीज क्या करना पड़ता है, क्लोज। बच्चों आप मेरी एंट्री याद करो, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों आपका जो लाइबिलिटी है वो कौन से साइड आता है, डेबिट। कौन सा साइड आता है, डेबिट। लाइबिलिटी बैलेंस शीट में डेबिट, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड आता है। अब रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाते हो, क्रेडिट। तो लॉजिकली रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो सामने लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लॉजिकली ये श्रीमती लोन है वो आपकी लाइबिलिटी में दी है, आपको रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाना है, लॉजिकली क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो सामने श्रीमती लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। तो पहले लाइबिलिटीज क्लोज की एंट्रीज आराम से सोचो, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले मैंने इसकी लाइबिलिटी क्या कर दी, क्लोज कर दी। अब बच्चों उसको पे करेगा, पे जनरली कौन करेगा, उसका हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब उसका पार्टनर। क्लियर। तो ऐसा बता सकते हो कि यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी है मिसेस बी की वो पार्टनर ही एक्सेप्ट करेगा। जब पार्टनर एक्सेप्ट करता है तो पार्टनर के लिए फ्यूचर की इनकम हुई तो पार्टनर बोलेगा कि मुझे पैसे फ्यूचर में चाहिए, तो अभी मैं एज अ इनकम दिखा रहा हूं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप देख सकते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो सामने फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, इसलिए रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो श्रीमती लोन यानी कि वाइफ की लोन आए तो दो एंट्री करनी पड़ेगी। पहले उसको क्लोज करते हैं, क्लोज में कुछ नहीं, बैलेंस शीट आप अपने आप ड्रॉ करो। लाइबिलिटी कौन सी साइड होती है, डेबिट। रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाएंगे, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट तो सामने लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। लाइबिलिटी का नाम है श्रीमती लोन। तो श्रीमती लोन टू रियलाइजेशन। और ये जनरली कौन एक्सेप्ट करेगा, पार्टनर। पार्टनर एक्सेप्ट करता है तो पार्टनर के लिए इनकम हुई इन फ्यूचर में, उसको पैसे लेने इसलिए उसके लिए इनकम हुई तो वो अपना अकाउंट क्रेडिट करेगा पार्टनर। तो सामने रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अभी तक हमने 12 एंट्री कर ली। लास्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस में पहला एंट्री आप देख सकते हो स्क्रीन पे। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो क्या होते हैं। बच्चों फर्म बंद होती है तो फ्री में नहीं होती है। फर्म बंद करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। आपको न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ता है, गवर्नमेंट की जो लीगल प्रोसीजर उसको खत्म करना पड़ता है, कोर्ट कई बार अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है तो अकाउंटेंट को पैसे देने पड़ते हैं, आपकी असेट बेचने के लिए कई बार ऑक्शन करना पड़ता है। तो ये सब एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस का नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस में चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप फर्म बंद करते हो तो उससे पहले डीड बनती है, तो डीड में कहीं ना कहीं ऐसा लिखा जाता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन पे करेगा, या तो पार्टनर पे करेगा या तो फर्म करेगा या तो दोनों हाफ हाफ करेंगे। ये सब क्लियरिटी कहां पे हो जाती है, डीड में। अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर वो अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट के मुताबिक क्या होगा, उसका लास्ट में सॉल्यूशन आएगा। हमें यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस की टोटल बच्चों कितनी एंट्री देखनी है, 3 एंट्री देखनी है, जिसमें पहली एंट्री आप देख सकते हो पेड बाय फर्म, बोन बाय फर्म। बोन का मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंस भुगतना था फर्म को और फर्म ने ही पे किया। भुगतना था किसको, फर्म को, और पेड भी किसने किया, फर्म को। तो लॉजिकली आप सोचो आराम से, भुगतना था फर्म को और पेड भी किसने किया, फर्म को। और आराम से सोचना पड़ेगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन में कौन से साइड आता है, डेबिट। जैसे बता सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म पे कर रही है तो फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं, फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं तो ऐसा बोलूंगा कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। तो जनरली आराम से सोचना है कि कौन भुगत रहा है, फर्म को। पेड भी कौन कर रहा है, फर्म। तो लॉजिकली फर्म भुगत रहा है और फर्म भी पेड कर रहा है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस हुए। जब फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट किया और कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट, बोन बाय पार्टनर, बोन बाय हिम। यानी कि बोन किसको करना था, पार्टनर को, और पेड भी किसको करना है, पार्टनर को। अब ध्यान से सुनो, पार्टनर है उसको ही भुगतना है और उसको ही खर्चा करना है, वही खर्चा कर रहा है वही भुगत रहा है। फर्म बोली मुझे थोड़ी ना कोई लेना देना है, ये तो तेरा खुद का फंड हुआ, मुझे कोई तेरे से मतलब नहीं है। क्यों, फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है, ये तेरा पर्सनल नेचर का एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ, पर्सनल नेचर का। तू अपनी जेब से पैसा दे रहा है, फर्म की जेब से एक भी रुपया नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा, नो एंट्री। क्या होगा, नो एंट्री। क्लियर बच्चों, तो 2 एंट्री कराई, बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बोन बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पहले मैं एक स्टोरी बता दूं, आप स्टोरी सुन लो तो आपका बच्चों काम हो जाएगा आसान। एबीसी 3 पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स है, पार्टनर छोड़ो फ्रेंड्स है, एबीसी। अब सी ने ऐसा बोला कि चलो मैं आपको डिनर के लिए ले जा रहा हूं, तो लॉजिकली एक्चुअली कौन ले जा रहा है, सी। तो ये पैसे किसको देने थे, एक्चुअली सी को देने थे। किसको देने थे, सी को। ध्यान से सुनो,
सी ले जा रहा है डिनर के लिए, तो एक्चुअली ये एक्सपेंस जो डिनर का है किसको भुगतना था, डी को, और पेड भी किसको करना था, सी को। होटल में गए, खाना खाया, जब बिल की बारी आई तब सी ने ऐसा बोला कि भाई अभी मैं वॉलेट भूल चुका हूं। क्या हो, वॉलेट अभी भूल चुका हूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ध्यान से सोचो बच्चों, एक्चुअली एक्सपेंस सी को पे करना था, भुगतना था सी को, पेड भी किसको करना था, सी को। अब सी तो वॉलेट भूल गया तो लॉजिकली वो तो अभी पैसा नहीं देगा। बी बोला कि मैं पैसा लाया हूं, अब तेरी बिहाफ पे मैं पे कर देता हूं। एक्चुअली सी को पे करना था, अब करेगा कौन, बी। बी ने अपनी जेब से क्या निकाला, पैसा निकाला और बिल पे किया। अब आराम से सोचो बच्चों, बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी को किससे पैसे लेने, सी से। किससे पैसे लेने, सी। तो लॉजिकली वो सी का अकाउंट डेबिट करेगा, सी अकाउंट डेबिट। लॉजिकली उसको बी को किससे पैसे लेने, सी, तो सी का अकाउंट क्या करेगा, वो डेबिट, और उसकी जेब से पैसे जा रहा है तो बी अपनी बुक में एंट्री करेगा, सी अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। क्या है, टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब यही स्टोरी पे आपका ये है, तो आप देख लो तो आपका काम बच्चों हो जाएगा आसान। अब देखो, बोर्न बाय पार्टनर, भुगतना किसको था, पार्टनर को। किसको भुगतना था एक्सपेंस, पार्टनर को। पेड बाय फर्म, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। फर्म बोला है कि भुगतना तुम्हें है लेकिन मैं तेरे बिहाफ पे अभी पे कर रहा हूं, तो फर्म किससे पैसा लेगा फ्यूचर में, पार्टनर से पैसा लेगा। जैसे हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लॉजिकली है। फर्म को किससे पैसे लेने हैं, पार्टनर से लेने, तो उसका अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट। फर्म की जेब से अभी पैसा जा रहा है तो वो कैश क्या करेगा, क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अभी तक हमने कितनी एंट्री की, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की 3। पहला, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। कई बार क्या होता है पता है, कोई पार्टनर इंटेलिजेंट होता है तो पूरी डिसोल्यूशन प्रोसेस वो करता है। कई बार कोर्ट उसको अलाउड करती है, फर्म के लॉ उसको अलाउड करते हैं, तो लॉजिकली फ्री में काम करेगा बच्चों, नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि मैं सीए हूं, मैं एडवोकेट हूं, सॉलिसिटर हूं, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, पूरी फर्म बनने करने की प्रोसीजर मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। फर्म बोलेगे ठीक है हम तेरे को पैसे दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फर्म के लिए कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन ऑलवेज डेबिट होता है, और पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। ऐसा बता सकता हूं कि फर्म के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ऐसा बता सकता हूं बच्चों, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये हो गई आपकी टोटल 13 एंट्रीज। एक एक एंट्री मैंने बच्चों आपकी क्या कर दी, सॉल्व कर दी। नेक्स्ट, गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12 पेज नंबर 311 पे हम सम नंबर 5 क्या करने वाले हैं बच्चों, सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका पूरा फंडा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जितने भी बच्चे इस मेरा लेक्चर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है 13 एंट्री याद कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बच्चों ये नोट्स की पीडीएफ भी मिल सकती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप वो डाउट लिख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन बच्चों आपको तुरंत। जो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, पेज नंबर 311 क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12। बच्चों टोटल हम 1 to 12 एंट्री सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ मुझे कंसेप्ट समझाने, वो मैं समझा दूं। कोई भी असेट्स होती है ना, तो आपको उसकी 2 एंट्री करनी है। एक करनी है पहले असेट को क्लोज करना है, और दूसरा असेट को रियलाइज करना है। रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड करना है। क्या करना है, सोल्ड। तो जनरली 2 एंट्री होती है, पहले आप अपने को असेट को क्लोज करेंगे, और असेट को क्लोज के करने के बाद क्या करेंगे, असेट को सोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, सोल्ड। तो सिंपल चीज याद रखो, असेट को क्लोज और फिर असेट को रियलाइज। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जैसा बोला वैसा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, क्वेश्चन में। देखो मैं आपको ये पहले एंट्री बताता हूँ। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000। बुक वैल्यू कितनी दी है, 56,000। नो अमाउंट इज रियलाइज्ड, कोई अमाउंट रियलाइज ही नहीं हो रही है। तो बच्चों ये एंट्री आएगा नहीं, सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, क्लोज की। कौन सी आएगी, क्लोज की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट रियलाइज ही नहीं हो रहा है, तो सिर्फ हम असेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इससे उल्टा 4th नंबर की एंट्री देखिए, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। बच्चों बुक्स में है ही नहीं, तो आप क्लोज कैसे करेंगे। गुडविल नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स, बुक्स में है ही नहीं तो हम क्लोज कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये एंट्री क्लोज की करनी नहीं है। बट 50,000 रियलाइज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, लेकिन 50,000 रियलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रियलाइज। तो कौन सी एंट्री आएगी, रियलाइज की। तो बच्चों हमें माइंड में ये चीज रखना है कि असेट को क्लोज करना है और रियलाइज करना है, लेकिन ये क्वेश्चन की किस पे डिपेंड होगी, क्वेश्चन की लाइन पे डिपेंड होगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है नॉट फाउंड इन द बुक्स, तो लॉजिकली क्लोज नहीं करना है, बट रियलाइज तो फिर रियलाइज ही करनी है।
लेकिन ऐसा बोला है कि भाई गुडविल इज डिस्क्लोज इन द बुक्स बट नो रियलाइज, तो लॉजिकली क्लोज की एंट्री करनी है, रियलाइज की नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा बच्चों, क्वेश्चन पे। आओ हम स्टार्ट करते 1 to 12 एंट्री। पहला एंट्री, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000। गुडविल की कितनी वैल्यू है, 56,000 एंड नो अमाउंट इज रियलाइज, कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हो रही है। तो बच्चों मैं ऐसा सिंपल बोल सकता हूं कि मुझे कौन सी एंट्री करनी है, गुडविल की क्लोज की एंट्री करनी है। क्लोज की एंट्री आप सबको पता है कि मेरी लॉजिकली कहां पे होती है, असेट्स में होती है। रियलाइजेशन में कौन से ले जाऊंगा, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना है टोटल, 56K और 56K। बच्चों मैं यहाँ पे 56K लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना है 56,000। क्या लिखना है, 56,000। क्लियर, तो ये आपका एंट्री हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, नेक्स्ट तो यहाँ पे देखो, इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज। बुक्स में, बैलेंस शीट यानी कि बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख है और इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख, तो टोटल कितने का हुआ, 10 लाख का। आगे देखो, रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज्ड। बुक्स में भी है और फिर हमें रियलाइज भी हो रही है, बुक्स में भी है और रियलाइज भी हो रही है, तो उसका मतलब हमें एंट्री यहाँ पे कितनी पास करनी है, 2 एंट्री पास करनी है। कितनी एंट्री पास करनी है बच्चों, 2। कैसे, फॉर आपको समझाता हूं। बुक्स में दिया है बच्चों, बुक्स में दिया है तो लॉजिकली हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज किया तो क्लोज करेंगे। क्लोज की एंट्री सबको पता है, सेकंड में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग और टू इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बच्चों, 8 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख, टोटल यहाँ पे 10 लाख हो गया। तो पहली एंट्री ये हो गई। सेकंड में फर्स्ट एंट्री मैंने क्लोज कर दी, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। अब रियलाइज हो रही है, रियलाइज का मतलब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, रियलाइज का मतलब सोल्ड गया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने पैसे आए, 9 लाख एंड 1,50,000, टोटल पैसा है 10,05,000, यानी कि 10,50,000 मेरे क्या आए, पैसा आए। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 2 एंट्री किया, पहले मैंने असेट को क्लोज किया और क्लोज करने के बाद क्या क्या बच्चों, वो असेट रियलाइज हो रही है तो असेट रियलाइजेशन की एंट्री हो गई, डन। तो टोटल हमारे बच्चों कितनी एंट्री हुई, 2। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, मेरे आप सबसे बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट मार्क ये 3rd नंबर का है। कौन सा, 3rd नंबर का, चेक कीजिए। टोटल असेट ऑफ फर्म इज 2 लाख। पहले मैं वर्किंग नोट सिखा देता हूं। टोटल कितनी असेट्स फर्म की, 2 लाख। आउट ऑफ 40% आर करंट असेट्स, उसमें से 40% कौन सी है, करंट असेट। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 40% करंट असेट है, सीए का मतलब करंट असेट 40%, यानी कि 80,000 हुआ, इंक्लूडिंग कैश 10,000। इसमें करंट असेट में कैश कितनी आ गई, 10,000, तो मुझे करंट असेट में कैश को ध्यान में नहीं लेना है, तो एक्चुअल मेरी करंट असेट कितने की हुई, 70,000 की हुई। कितने की हुई, 70,000। तो पहले दिमाग में याद कर लीजिए, मेरे पास 40% करंट असेट्स यानी कि 80,000 थी, उसमें कैश कितना है, 10, तो एक्चुअल मेरी करंट असेट कितनी हुई बच्चों, 70,000। लॉजिकली ये 40% है, ये 40% है, तो लॉजिकली बाकी का नॉन करंट असेट्स वो 60% होता है, ये 40%, ये 60% होगा। 2 लाख का 60% यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा 1,20,000। ये हो गए फर्स्ट, ध्यान से सुनो, 40 और 60, इतनी मेरे पास करंट असेट है और इतनी मेरे पास क्या है, नॉन करंट असेट्स। आगे देखिए बच्चों, बुक वैल्यूज रियलाइज, कौन सी वैल्यू रियलाइज हुई, बुक वैल्यू। बच्चों बुक वैल्यू का मतलब यही वैल्यू मेरी रियलाइज हुई, मैं समझूंगा रियलाइज वैल्यू मेरी टोटल 70,000, बुक वैल्यू का मतलब यही वैल्यू मेरी क्या हुई, रियलाइज हुई। तो यही वैल्यू मेरी क्या होने वाली बच्चों, रियलाइज होने वाली है। अब एंट्री कैसे करेंगे, मैं समझूंगा पहले इसको क्लोज करेंगे, बुक्स में से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रियलाइज। तो बच्चों ऐसा बता दूंगा, पहले हम क्लोज की एंट्री करेंगे और फिर वही असेट सेम हमें रियलाइज हो रही है, हम बेचने गए तो इसका भी 70 मिला, इसका भी कितना मिला, 1,20,000, जो वैल्यू बुक में थी वही हमें क्या हुई, रियलाइज हुई। तो यहाँ पे 2 एंट्री आएगी। बच्चों आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ कि क्लोज है वो 70 है और 1,20,000 है, और रियलाइज भी 70 है और 1,20,000 है, जो यहाँ पे लिखा है वो। अब बच्चों हम क्या करना है, इसका जनरल एंट्रीज करना है। क्या करना है, जनरल एंट्रीज। बच्चों पहले मैं इस बोलूंगा 3rd नंबर में पहले हम क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज।
क्लोज की एंट्री रियलाइज अकाउंट डेबिट टू करंट असेट्स टू नॉन करंट असेट्स। करंट असेट आपको पता हो तो कितनी आई थी 70 और नॉन करंट कितनी आई थी 1,20,000, तो टोटल हमारी रियलाइज कितनी हुई 1,90,000। क्लियर, तो ये हुई क्लोज की एंट्री रियलाइजेशन टू करंट असेट टू नॉन करंट असेट्स। अब बच्चों इसको रियलाइज करना है, रियलाइज का मतलब सोल्ड करना है, पैसे आए तो उस पैसे आने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने पैसे मिलेंगे, बुक वैल्यू ही मिल रहा है यानी कि यही वैल्यू मिल रही है, तो टोटल 1,90,000। क्लियर। तो बच्चों थर्ड नंबर की एंट्री आपको समझ में आई, जहां पे पहले मैंने वर्किंग नोट किया और वर्किंग नोट के बाद वो दोनों एंट्री हमने पास किया। नंबर 4, बुक गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। बुक्स में नहीं है, अरे भाई बुक्स में नहीं तो मैं क्लोज नहीं करूंगा, सीधी बात है। अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो मुझे क्लोज करनी नहीं है, तो लॉजिकली यहां पे क्लोज करने की एंट्री नहीं आएगी। बट 50,000 रियलाइज्ड, कितने पैसे रियलाइज हो रहे हैं 50,000 रियलाइज हो रहे हैं, जैसे बोलूंगा रियलाइज हो रही, पैसे आ रहे, तो लॉजिकली एक ही एंट्री है पैसे आने की, कैश कम्स कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का 50,000। तो कैश टू रियलाइजेशन ये हमारी होगी फोर्थ नंबर की एंट्री। रियलाइज का मतलब पैसा आया, कैश आया और सामने रियलाइजेशन क्या है बच्चों हमारा कंफर्म है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर बच्चों देखो, वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35। एक हमारे पास लैपटॉप है जिसमें बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 35 है। वन पार्टनर हैज टेकन 25 और एक पार्टनर कितने में ले जा रहा है 24। पहले तो बैलेंस शीट में मेरा कितना दिखाया मैंने 35,000 का, डिसोल्यूशन के टाइम पे एक पार्टनर कितने में ले जा रहा है 25,000, कितने में ले जा रहे हैं बच्चों 25,000 में। मैं समझूंगा इसकी दो एंट्री आएगी, पहले लैपटॉप है वो बैलेंस शीट में है, उसको मुझे क्या करना है बच्चों क्लोज करना है, क्या करना है क्लोज करने की एंट्री कंफर्म है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, कितना क्लोज करना है 35, ये हमने क्लोज कर लिया, क्या कर लिया क्लोज, डन। तो पहले मैंने 35 बुक्स में से निकाल के उसको कर दिया 0। अब एक पार्टनर अग्री हुआ और पार्टनर बोले कि ये असेट में ले जा रहा हूं, पार्टनर ले जा रहा है, उसके लिए ड्राइंग हुई, क्या हुई ड्राइंग, पार्टनर के लिए ड्राइंग हुई तो उसके लिए एक्सपेंस हुआ, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, मैं ऐसे बोलूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन, कितने में ले जा रहा है 25, डन बच्चों 25। तो ये हमारी कितनी एंट्री हुई टोटल बच्चों 5 एंट्री हुई, कितनी हुई 5। पहले हमने क्लोज किया लैपटॉप को और फिर एक पार्टनर अग्री हो रहा है बिजनेस में से ले जा रहा है, तो ये हो गया नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों नंबर 6, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे द लोन ऑफ श्रीमती लोन 40,000 विच गिवन टू द फर्म। एक पार्टनर उसकी वाइफ ने कितने का लोन दिया था 40,000 का, कितने का लोन दिया था 40,000 का, और वो पार्टनर बोल रहा है कि ये लोन मैं चुका दूंगा, यानी कि पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज। पार्टनर क्या है एक्सेप्ट द लायबिलिटीज, पार्टनर एक्सेप्ट लायबिलिटीज कर रहा है, थोड़ा सोचो, पार्टनर या लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, पार्टनर के लिए इनकम है क्योंकि उनको फर्म से पैसे लेने फ्यूचर में, तो पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन क्या होगा डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल 40K। ये पूरे कंसेप्ट जनरल एंट्रीज के इसके पहले के पार्ट में मैंने पूरे डिटेल में समझा दिए हैं, तो एक एक कंसेप्ट एक एक एंट्रीज का वो मैंने कहां पे इसके पहले के पार्ट में डिस्कस किए हैं। तो जो बच्चों डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख रहे हो पहले मेरे जनरल एंट्रीज का पार्ट रिपर करेंगे और बाद में देखेंगे ना बच्चों, तो आपको एंट्री फटाफट समझ में आ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, पहले आप यहाँ पे आए फिर वहां पे एंट्री देखेंगे, कुछ बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले एंट्री देख के आइए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 100% बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन हुए हमारे 6। नेक्स्ट बच्चों हम जाते हैं 7th नंबर पे, इनकम टैक्स इज नाउ पेएबल 30,000 विच नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितने की थी बच्चों 30,000 थी, वो जो हमने बुक्स में दिखाई नहीं है, बुक्स में लायबिलिटी अभी दिखाई नहीं है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लायबिलिटी नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है तो मैं क्लोज क्यों करूं, मैं सिर्फ पेएबल यानी कि मैं पेड करने की सोचूं। लायबिलिटी पेड बच्चों, लायबिलिटी पेड की एंट्री पेड किया तो बिजनेस में से कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा तो सामने रियलाइजेशन क्या हो जाएगा डेबिट, मैं सब लूंगा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितने का है 30K।
टोटल कितनी एंट्री हुई बच्चों 7। बीइंग सबको आता है इसलिए मुझे बीइंग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बीइंग अपने आप घर पे देख सकते हो बच्चों। क्लियर? तो टोटल कितनी हुई 7। नेक्स्ट स्लाइड में जाए बच्चों 8 to 12। अब बच्चों 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर पे आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटी सब पे करने के बाद एंड लोन ऑफ पार्टनर फर्म, लायबिलिटी पे करने के बाद, फर्म की लोन पे करने के बाद सरप्लस, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा? सरप्लस। सरप्लस ऑफ असेट इज 1,20,000। बच्चों सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। तो यहां पे अगर बोर्ड में चेंज हो जाए वर्ड, सरप्लस तो प्रॉफिट, डेफिसिट तो लॉस। सरप्लस ऑफ असेट्स 1,20,000, मेरे पास 1,20,000 की क्या बची है बच्चों? असेट्स बची है। अब देखो द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर ए बी सी इज 5:3:2। ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कौन से रेशियो में? 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चों प्रॉफिट हुआ ना, फर्म का सब लोन और लायबिलिटी पे करने के बाद फर्म की टोटल प्रॉफिट कितने की हुई? 1,20,000 की। कितने की हुई? 1,20,000, जो पार्टनर के बीच में क्या हो जाएंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। मैं समझूंगा पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। तो लॉजिकली पार्टनर के लिए इनकम है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट। किसको मिल रहा है ये प्रॉफिट? टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट था बच्चों? 1,20,000 का प्रॉफिट था। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। क्या है? 5:3:2। 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 60,000 आएगा, क्योंकि 12 इंटू 5 जा 60 होता है, तो सी को मिलेगा 60। 12 इंटू 3 तो बच्चों मैं बोलूंगा 36,000 मिलेगा। 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 तो 24। तो टोटल ये पार्टनर को प्रॉफिट मिल गए 1,20,000 की। कितने की प्रॉफिट मिल गई बच्चों? 1,20,000 की। तो रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी, ये पार्टनर के लिए क्या हुई? प्रॉफिट की एंट्री हुई। अगर ये डेफिसिट वर्ड होता, यहाँ पे बच्चों कौन सा वर्ड हो जाता? डेफिसिट। तो एंट्री पूरी रिवर्स हो जाती, ए बी सी टू रियलाइजेशन। क्लियर बच्चों? तो मैं से बोलूंगा 1 to 8 एंट्री हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट पे बच्चों जाते हैं नंबर 9। मशीन इज डिस्क्लोज इन द बुक्स एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 2 लाख। हमारा जब डिसोल्यूशन हुआ तब मशीन बुक्स में कितना दिखा रहा है? हमारा 2 लाख। बुक्स में 2 लाख है, तो बुक्स में है तो क्लोज तो करना ही पड़ेगा। एंड बुक वैल्यू रियलाइज, बच्चों बुक का मतलब यही वैल्यू 2 लाख ही रियलाइज हो रहा है। कौन सा वैल्यू रियलाइज हो रहा है? 2 लाख ही रियलाइज हो रहा है। तो अच्छा बोलूंगा बच्चों, पहले हम असेट्स को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यही 2 लाख की वैल्यू क्या हो रही है? रियलाइज हो रही है। तो नंबर 9 में पहले मैं क्लोज की एंट्री करूंगा। असेट क्लोज होती है तो रिवर्स रियलाइजेशन की डेबिट साइड जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट 2 लाख। तो मैंने क्लोज कर दी, फिर रियलाइज कर दी। क्या कर दी? रियलाइज। रियलाइजेशन मतलब सेल किया, सेल किया तो बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश टू बैंक अकाउंट डेबिट टू एक अकाउंट तो कंफर्म, ये कौन सा? रियलाइजेशन। कौन सी वैल्यू रियलाइज हो रही है बच्चों? बुक वैल्यू रियलाइज हो रही है, तो 2 लाख ही आ रहा है, 2 लाख। क्लियर बच्चों? तो टोटल हमारी कितनी एंट्री हुई बच्चों? 1 to 9 एंट्री हुई। कितनी हुई बच्चों? 1 to 9। नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं बच्चों, जिसका नंबर है 10 नंबर। कौन सा नंबर है? 10। चेक कीजिए। वन पार्टनर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर। एक पार्टनर ने ऐसा बोला कि भाई मैं पूरी फर्म की प्रोसीजर कर दूंगा। पूरी फर्म की प्रोसीजर कौन करेगा? वो पार्टनर करेगा। तो पूरी प्रोसेस कौन करने वाला है? वो पार्टनर ही करने वाला है। आगे देखो, इन रिटर्न रेम्यूनरेशन 20, मुझे कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? 20,000। पूरी प्रोसेस मैं करूंगा और प्रोसेस के मैं आपसे पैसा लूंगा कितना? 20,000। रेम्यूनरेशन के कितना पैसा लूंगा? 20,000। अब आराम से सोचो बच्चों, पहले सोचो। मैं समझूंगा पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पहले मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों 10th नंबर में मैं रेम्यूनरेशन की एंट्री करा दूं। किसकी एंट्री करा दूं? रेम्यूनरेशन। पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो लॉजिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने की बात हुई थी? 20 के। तो पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री हो गई। अब आगे देखो, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड 12,000। मुझे एक रूल है,
जब पार्टनर प्रोसीजर करे ना तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पार्टनर को ही पे करना है। किसको पे करना है? पार्टनर को, फर्म को नहीं पे करना है। लेकिन आप ये लैंग्वेज देखो, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड, पे करना था किसको? पार्टनर को, क्योंकि वो प्रोसीजर कर रहा है तो वही पे करेगा, फर्म को नहीं देखना है। लेकिन फर्म ने किसकी बिहाफ पे, किसकी बिहाफ पे? पार्टनर की बिहाफ पे पे कर लिया। बच्चों मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। पे किसको करना था? पार्टनर को, लेकिन किसने किया? फर्म ने। अब ध्यान से सुनो, फर्म बोलेगा कि भाई मुझे तुमसे पैसे लेने हैं, तो ऐसा बोलूंगा पार्टनर अकाउंट डेबिट करेगा, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट करेगा, क्योंकि उससे पैसे लेने, अकाउंट में जिससे पैसे लेने तो उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। और पेड क्या? अपनी जेब से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट 12,000। क्लियर बच्चों? तो 10th में मेरे हिसाब से बोर्ड में ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th नंबर की क्या आ सकता है, चांसेस है। तो आप एंट्री क्विक ऐसे याद कर सकते हो कि पहले रेम्यूनरेशन की करो और फिर फर्म किसके बिहाफ पे पे कर रहा है? पार्टनर के बिहाफ पे। फर्म को पार्टनर से पैसे लेने, इसलिए वो डेबिट करना पड़ेगा, और पैसे जा रहे तो टू कैश। कितनी एंट्री बच्चों टोटल? 1 to 10। 11th पे आ जाओ। There are debtors 1,20,000 and creditor 60,000 at a time of dissolution. डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास डेटर है और क्रेडिटर है। डेटर है 1,20,000 और क्रेडिटर है 60,000। वन पार्टनर टेकन डेटर 20% लेस देन बुक वैल्यू। एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं बिजनेस के डेटर ले जाता हूं कितनी परसेंट वैल्यू के साथ? 20%। तो ये डेटर ले जाएगा 20% वैल्यू कम के साथ। एंड एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर, और वही पार्टनर है बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर पे कर दूंगा। वो असेट ले जा रहा है और लायबिलिटी पे करने का रिस्पॉन्सिबल ले रहा है। पहले बच्चों समझो, आप डेटर है मेरे पास, क्रेडिटर है। अब एक पार्टनर आ रहा है और बोल रहा है कि मैं डेटर एक्सेप्ट करता हूं 80% कम वैल्यू के साथ, और सामने मैं क्रेडिटर आपको पे कर दूंगा। टोटल बच्चों कितनी एंट्री आएंगी पता है? यहाँ पे 4। कैसे? पहले देखो, पहले बच्चों हमारे पास डेटर है और क्रेडिटर है, ये दोनों को क्लोज नहीं करने पड़ेंगे, तो पहले क्लोज की एंट्री मैं समझूंगा। असेट क्लोज की एंट्री, असेट क्लोज का मतलब डेटर्स को क्लोज करना है। मैं समझूंगा असेट को क्लोज करते हैं तो लॉजिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा। तो पहले मैंने असेट क्लोज कर दी 1,20,000 से और 1,20,000 से। अब नेक्स्ट मैं समझूंगा मुझे लाइबिलिटीज क्लोज करना है, क्योंकि वो भी दिया है, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिटर, तो ये क्लोज करना है। तो एंट्री बोलूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 60,000 और 60,000। तो पहले मैंने असेट और लायबिलिटीज को क्लोज कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट, वन पार्टनर टेकन डेटर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं डेटर ले जाऊंगा कितने परसेंट वैल्यू के साथ? 20% कम वैल्यू के साथ। फर्म ने बोला ठीक है भाई ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पार्टनर असेट ले जा रहा है, पार्टनर के लिए ड्राइंग हुआ, पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ऐसा बोलूंगा पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। अब देखो कितने परसेंट कम वैल्यू के साथ ले जा रहा है? 20%। 1,20,000 में से आप 20% माइनस करेंगे तो बचेगा 96,000। 1,20,000 का 20% यानी कि 24,000 आएगा। 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 96,000। तो 96,000 ये ले जा रहा है, 96,000 ये ले जा रहा है। तो ये हो गया बच्चों असेट का। नेक्स्ट, ये एक्सेप्ट टू पे क्रेडिटर, वो बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर पे कर दूंगा, मेरी लायबिलिटी है, मैं ये आपकी बिहाफ पे पे कर दूंगा। फर्म ने बोला ठीक है, तो लॉजिकली पार्टनर को फ्यूचर में उससे पैसे लेने पड़ेंगे, तो फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, क्योंकि फर्म को देने पड़ेंगे फ्यूचर में उसको। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल होगा। कितने में है क्रेडिटर? 60,000, उसमें तो कुछ परसेंटेज बोले नहीं है, तो रहेगा 60। क्लियर? तो ये 4 एंट्री हुई। पहले मैंने असेट को क्लोज किया, पार्टनर ने असेट को एक्सेप्ट किया, पार्टनर ने लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया। तो टोटल बच्चों कितनी एंट्री हुई हमारी? 4 एंट्री हुई। कितनी हुई? 4। क्लियर? तो 1 to 11 हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट वन। अब बच्चों नेक्स्ट जो है एंट्री हमारा वो 12 नंबर का है, चेक कीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन RBI इज 3:1। ये तीनों पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:1। आगे
अंडरटेक द डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस। ये डिस्पोजल करना है एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जो डिस्पोजल में पहला दिया है जनरल रिजर्व 18,000। क्या दिया है बच्चों आपको? जनरल रिजर्व 18,000। तो पहले मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व कितना दिया है 18,000 को, जो हमें 3:2:1 में क्या करना है? डिस्पोजल करना है। बच्चों जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए इनकम है, एक्चुअली आपको देते हैं लाइब्रेरी साइड, आपको पार्टनर्स में कौन से साइड ले जाना है? क्रेडिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा इसका एंट्री ये होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट, टू आर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, टू बी कैपिटल एंड करंट अकाउंट, टू आई कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्लियर? जनरल रिजर्व बच्चों कितने का था? 18,000 का, जो 3:2:1 में बच्चों क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, ये 9,000 आएगा, ये 9,000 आएगा बच्चों, ये आएगा 6,000, ये आएगा 9, ये आएगा 6 और ये आएगा 3,000। तो बच्चों जीआर की एंट्री टू आरबीआई 18 को मैंने कौन से रेशियो में? 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे सर्टेन अमाउंट मिला। क्लियर? अब नेक्स्ट डिस्पोजल की बच्चों बात करते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का मतलब आपको बैलेंस शीट में ये असेट्स दिया जाता है। कौन से साइड? असेट्स। तो लॉजिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड। कहां पे आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ऐसे बोलूंगा पीएनएल का बैलेंस दिया है 12,000, जो आपका 3:2:1 में दिया है। तो एंट्री क्या होगा? देखो मैं से बता सकता हूं आर अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, आई कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। टोटल कितना था बच्चों? 12,000 था। 12,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो तो इसका आया 6,000, इसका बच्चों आएगा इंटू 2 डिवाइड बाई 6, इसका आएगा 4,000 और इसका आएगा 2,000। तो 642 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों ये हमारा आया पीएनएल डेबिट। जो पार्टनर के लिए नुकसान है इसलिए कौन से साइड आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए। नेक्स्ट जो बच्चों दिया इन्होंने वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, जो आपको जनरली लायबिलिटी साइड देते हैं तो आपको कहां पे ले जाना है? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। कहां पे ले जाना है? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा WCF अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल एंड करंट, टू बी कैपिटल एंड करंट, टू आई कैपिटल एंड करंट। कितने का टोटल रोल बच्चों? 18,000 का, उसको 3:1 में डिवाइड करो तो 18,000 को डिवाइड करो तो 9,000, 6,000 और कितना होगा? 3,000। क्योंकि ये पॉजिटिव रिजर्व है, पार्टनर को मिलने वाला है, इसलिए पार्टनर अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। शॉर्ट में मैं बता दूं, अगर पॉजिटिव रिजर्व है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, और पीएनएल जैसा नेगेटिव रिजर्व है डेबिट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो बच्चों जो क्वेश्चन आपकी बुक में 311 पे 5th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो पूरा मैंने 12 एंट्री के साथ आपको समझा दिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझाना बहुत जरूरी है और बोर्ड में आने के चांसेस भी बच्चों इसके ज्यादा है। तो 311 पेज पे ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें 7th नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का? 7। ये क्वेश्चन बच्चों मुझे समझाना है वर्किंग नोट के साथ, क्योंकि इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है। तो पूरा क्वेश्चन आपको मैं समझा दूं जिससे आपका काम क्या हो जाए? इजी। अब देख चेक कीजिए यहाँ पे, टोटल असेट ऑफ फर्म, टोटल असेट्स ऑफ फर्म इज एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज 2 लाख। टोटल असेट फर्म का कितना है? 2 लाख का। कितना है फर्म का असेट? 2 लाख। उसमें क्लियरली बोला है आउट ऑफ विच 40% आर करंट असेट्स। इसमें 40% करंट असेट्स है, यानी कि 80,000 करंट असेट्स है इंक्लूडिंग कैश 10। अब कैश को तो ध्यान में नहीं लेना है, तो एक्चुअल मेरी करंट असेट है वो कितनी हुई? 70,000। जैसा बोलूंगा करंट असेट मेरी 70,000 हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा 40% मेरा करंट असेट्स है, तो लॉजिकली मेरा नॉन करंट असेट 60% होगा, तो इसका 60% करो 2 लाख का, तो ये नॉन करंट असेट हो गए। तो 2 लाख में से 40% मेरी करंट असेट्स 80, उसमें से 10 को कैश को ध्यान में नहीं लेना है, तो एक्चुअल मेरी करंट असेट 70,000 की हुई और नॉन करंट असेट 60%, तो लॉजिकली वो हुई 1,20,000। ये अभी तक बुक्स में दिखाया है। क्या है बुक्स में? बुक्स में इतना मेरा करंट असेट्स है और इतना मेरा नॉन करंट असेट है। अब इसको बच्चों देखो रियलाइज कर रहा हूं, सेल करने जा रहा हूं एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 120% आर रियलाइज फॉर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट का मतलब हुआ नॉन करंट असेट्स। मैं नॉन करंट असेट बोलूं या फिक्स असेट बोलूं, मीनिंग सेम है। इसका मुझे कितना परसेंट रियलाइज हो रहा है? 120%। आप कैलकुलेटर में 1,20,000 का 120% करेंगे
तो 1,44,000 आपको आएगा जो रियलाइज हुआ। क्या हुआ? रियलाइज। तो नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट वो कितना परसेंट रियलाइज हुई? 120%। तो 1,20,000 का 120% किया तो 1,44,000 आया। आगे देखिए 80% रियलाइज्ड करंट एसेट्स। ये जो करंट एसेट है वो कितनी रियलाइज हो रही है? 80%। इसका 80% करेंगे तो रियलाइज हुआ 56,000। कितना रियलाइज हुआ? 56,000। क्लियर? तो ये बुक्स में दिखाया है और ये क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रियलाइज। तो बच्चों मेरी वर्किंग नोट हो गई। अब बस बच्चों सबसे इजी आपको इसकी एंट्री पास करनी है। पहले बुक्स में जो दिखाई है उसकी क्या करनी पड़ेगी बच्चों? क्लोज करनी पड़ेगी। बुक में मेरी ये 70,000 है और ये 1,20,000 है। ये 70,000 है और ये कितना है? 1,20,000। पहले हम उसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज। असेट के क्लोज की एंट्री आप सबको आती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स टू नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स एसेट, कुछ भी लिख सकते हो आप बच्चों। क्लियर? ओके मेरी करंट एसेट कितनी है? 70,000। नॉन करंट एसेट कितनी है? 1,20,000। टोटल कितना होगा? 1,90,000। तो रियलाइजेशन टू करंट एसेट टू नॉन करंट एसेट ये हुई। ये मैंने एंट्री पहले बुक्स में जो दिखाई थी उसको क्लोज की। अब रियलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? रियलाइज। रियलाइज होने का मतलब पैसा आ रहा है। ऐसा बोलूंगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 144 और 56 ये दोनों का टोटल करना है। इतनी अमाउंट हमारे पास आ रही है तो 1,44,000 प्लस 56 करेंगे तो ये हुई 2 लाख, ये हुई 2 लाख। तो बच्चों मेरी रियलाइज की एंट्री हुई कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, तो 2 लाख 2 लाख। क्लियर बच्चों? तो बच्चों मैं से बता सकता हूं कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन की थियरी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज थी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। पार्ट 1 पूरा थियरी का था, पार्ट 2 पूरा जनरल एंट्रीज का था और पार्ट 3 पूरा किसका था? प्रैक्टिकल। तो पूरा आपका चैप्टर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? कवर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बच्चों और वीडियो बनाने का हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।